आज एक ऐसी चोरी की कहानी है जिसे कहते हैं कि डायमंड की चोरी, इस सदी की शायद सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट। एक ऐसी चोरी जिसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई और इस चोरी का जो मास्टरमाइंड था उसकी तो कहानी कहने ही क्या। इटली का रहने वाला वो शख्स जब छोटा था और कहते हैं कि बिल्कुल बच्चा 2-4 साल की उम्र होगी, पड़ोस की एक शॉप में गया और वहाँ से कुछ लेकर आना था और वो उस वक्त कई 100 रुपए उस दुकान से चुरा कर ले आए। दुकानदार को थोड़ी नींद आ गई और उसने उसके गले पे हाथ मारा और पैसा ले आया। माँ ने उसे डांटा भी। स्कूल गया तो टीचर के पैसे चुराने लगा, कॉलेज गया तो साथियों के और बाकी लोगों की चीज़ें चुराने लगा और उसे चोरी करना बुरा नहीं लगता था बल्कि मज़ा आता था। फिर पता नहीं चला कि वो जब गुजरता था कहीं ज्वेलरी शॉप से तो उससे सोने चांदी हीरे बड़ी अपनी तरफ खींचते थे। तो उसने कहा कि ये पैसे वैसे चुराने का मतलब नहीं है, यही गहने चुराओ। उसके बाद उसने इटली के अलग अलग वो शहरों में जाता, किसी एक डायमंड शॉप को देखता, उसके सबसे करीब एक गेस्ट हाउस या होटल में जाता और फिर वहाँ पर वो ख़रीदार बन के जाता और उसी दौरान में वो अपनी नज़रों से सब कुछ भांप लेता और फिर जैसे ही मौका देखता रात के अंधेरे में शॉप बंद और वो दुकान पर हाथ साफ कर देता। उसके बाद वहाँ से निकल लेता, कभी भी एक शहर में नहीं टिका। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि चोरी का जो माल है वो हर जगह यूं ही नहीं बेच देता, बस उसके 2-3 बड़े ख़ास भरोसेमंद लोग थे जो उससे ख़रीदते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि चोरी करके तो बच सकते हैं, माल ख़रीदने के बाद पकड़ा जाना आसान है। तो सबसे ज़्यादा वो जो एहतियात बरतता था वो चोरी का माल बेचने की वजह से। धीरे धीरे वो इस खेल में माहिर होता गया और फिर उसे पता चला ऐसी चोरी करते करते कि बेल्जियम में डायमंड का बहुत बड़ा कारोबार होता है, अरबों खरबों रुपए का। और वहाँ पर बाकायदा एक डायमंड सेंटर है जिसमें रोज़ अरबों रुपए के हीरे लाए जाते हैं, तराशे हुए, बिना तराशे हुए, बिना कट वाले। इसने सोचा कि कहाँ इधर छोटी मोटी चोरियाँ कर रहा हूँ, चलो बड़ा हाथ मारते हैं। अब ये बेल्जियम पहुँच जाता है। इस शख्स का नाम है लियोनार्डो बार्टोलो। तो लियोनार्डो इटली का रहने वाला नागरिक अब दुनिया का सबसे बड़ा हाथ मारने के लिए जब इसे सब पता चला डायमंड की चोरी करते करते, इसने कहा बेल्जियम चलते हैं। अब ये बेल्जियम पहुंचा, ये बात है 1998-1999 की। बेल्जियम जाने के बाद पैसे खासे अच्छे खासे चोरी के इसके पास तो थे ही थे। वहाँ पे एक एंटवर्प डायमंड सेंटर है, कहते हैं दुनिया का सबसे मशहूर और जहाँ पर अरबों खरबों रुपए के डायमंड होते हैं। तो एंटवर्प डायमंड सेंटर ये बेल्जियम में है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर है। एक पूरी बिल्डिंग है और वहाँ पर डायमंड का कारोबार होता है। दुनिया भर से लोग आते हैं बेशकीमती हीरे लेने बेचने और दिन भर कारोबार होता है। और जब रात को ये बंद होता है तो उसी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में 2 मंजिल है। उन 2 मंजिला बेसमेंट ज़मीन के अंदर जो 2 मंजिल है वहाँ पे सारे ये डायमंड और उसके साथ गोल्ड ये सब एक तिजोरी में रखे जाते थे। इस बिल्डिंग की खासियत ये थी कि एक तो सीसीटीवी कैमरा, जगह जगह सेंसर, अलार्म, यहाँ तक कि एक ऐसा सर कि अगर आप वहाँ गए तो आपके बॉडी के टेम्परेचर और तापमान से भी वो बजने लगेगा, तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी। जो इन्होंने जहाँ पे सारे डायमंड रखते थे उसके बाहर एक बहुत भारी और मोटा लंबा चौड़ा स्टील का एक गेट था। कहते हैं कि इस गेट को इस तरीके से बनाया गया था कि अगर कोई घुस भी जाए चोर और उसको ड्रिल करके काटे तो उस गेट को काटने में 8 घंटे लगेंगे। अब 8 घंटे तक तो कोई काटता नहीं रहेगा, पकड़ा जाएगा। इसके अलावा उस गेट को अगर खोल भी लिया तो फिर अंदर एक और दरवाज़ा है और उसकी चाबी है और वो चाबी करीब 1 फुट की है। अच्छा, जो मेन ड्रिल जो स्टील वाला है उसको काटने के अलावा उस पर एक लॉक है जो न्यूमेरिकल नंबर है और उसमें 0 से 99 अलग अलग कोड डाले होते हैं और वो कोड भी बदलता रहता है हर हफ्ते। तो वो कोड है, स्टील का गेट है, अंदर एक दूसरा ताला है, 1 फुट लंबी उसकी चाबी है और जब इन दोनों को आप पार करें और अंदर जाए तो अंदर सेंसर है, कैमरे हैं, अलार्म है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि फ़ौरन अलर्ट कर दें। अब इतनी सख्ती के बाद कोई इस तिजोरी तक कैसे पहुँचे? इसके अलावा बाहर जो है वो गार्ड है, बंदूकधारी। तो हर तरफ से सख्ती
और सबसे बड़ी बात यह कि इस बिल्डिंग में दाखिल होने वाला कोई भी शख्स, चाहे उस बिल्डिंग में उसकी दुकान हो, दो चीज़ें अलाउड नहीं थी, एक फ़ोन और दूसरा कैमरा, ताकि इस बिल्डिंग के अंदर की कोई भी तस्वीर कोई ना खींच पाए और वो उस वॉल्ट की तिजोरी की ताकि कोई इसका नक्शा बना ले। तो आप कोई कैमरा और फ़ोन ले ही नहीं जा सकते थे, और 2000 आते आते मोबाइल आ चुका था, तो कैमरा और फ़ोन दोनों आप अलाउड नहीं है, चाहे उस बिल्डिंग के अंदर जो खुद बिजनेस बैठे हुए अपनी अपनी शॉप या दफ्तर खोलकर, उनके लिए भी नहीं। अब ये सारी जानकारी लियोनार्डो वहाँ पर पहुँचने के बाद धीरे धीरे लोगों से घुलता मिलता और अभी तक बाहर से जानकारी हासिल कर रहा है। इस एंटअप डायमंड सेंटर के ठीक बाहर एक कॉफ़ी शॉप था। उस कॉफ़ी शॉप में एक जगह पर एक विंडो है, साइड में आप बैठिए और बैठकर आप उस डायमंड सेंटर को निहारते रहिए। अंदर से बाहर आते हुए लोग, बाहर से अंदर जाते हुए लोग सब दिखेंगे। पूरे दिन लोग बैग में, पॉकेट में ऐसे अपने सारे हीरे लेकर निकलते या हीरे लेकर आते, तो सारी चीज़ें समझ में आती, आप बाहर से देख सकते हैं। लियोनार्डो इस कैफ़े शॉप में महीनों बैठा रहा। वो जाता है ख़ास वक्त और उसको देखता, दिन में देखता, फिर जब ये डायमंड सेंटर बंद हो जाता तो रात को भी जाकर बैठकर देखता कि रात को क्या हलचल है। कई महीने उसने सिर्फ नज़र रखी। उसके बाद उसे लगा कि अब बिना अंदर दाखिल हुए ये चोरी नहीं हो सकती। अब अंदर के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, न नक्शा है, न फोटो है, क्योंकि सब कुछ बैन है। तो उसने कहा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का तरीका क्या है उसने पता किया। उसने कहा कि यहाँ पे एक डायमंड व्यापारी बनकर इस बिल्डिंग में दाखिल होना होगा और आपको अंदर एक शॉप या ऑफिस लेना होगा। इसने एक छोटा सा ऑफिस इस डायमंड सेंटर के अंदर लिया। जो बात है 2000 की, अपने आप को इटली का एक डायमंड का और डायमंड और दूसरे स्टोन्स का इसने एक बिजनेसमैन बताया और उसके बाद अब वो अंदर दाखिल हो गया। जो ओनर होते हैं, जिनका ऑफिस है या शॉप है, उनके लिए एक सिक्योरिटी पास मिलता है जो पूरे बिल्डिंग में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी है कि आप फोटो नहीं खींच सकते, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो अब लियोनार्डो इस डायमंड सेंटर के अंदर पहुंच चुका था। एक ऑफिस उसके नाम किराया दे रहा है, कुछ उसने डायमंड अंदर में ख़रीदे भी, बाकी जो अंदर शॉप थे इन्वेस्ट किया उसने। धीरे धीरे अब उस शॉप में या उस ऑफिस में आने जाने के दौरान अब पड़ोसी के दुकानदार, बाकी लोगों से, वहाँ आने वालों से उसकी बातचीत शुरू हुई। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बातचीत शुरू हुई। वक्त बीतता गया, कार्ड उसके पास था। अब वो उसने ऐसी जान पहचान बना ली कि गेट पे भी उन्हें पता है अगर सिक्योरिटी गार्ड है कि इसका ऑफिस है इस बिल्डिंग में, तो फिर आपकी जान पहचान हो जाती, तो फिर आपके ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देते। तब धीरे धीरे उस डायमंड सेंटर के अंदर के बाकी जो ओनर थे या बाकी स्टाफ, वो लियोनार्डो को अब पहचानने लगा। धीरे धीरे अब लियोनार्डो कई बार उस जो ज़मीन के नीचे 2 मंजिल जहाँ पर ये वॉल्ट, ये तिजोरी है, वहाँ तक भी गया। उसने वो तिजोरी भी देखी, स्टील का दरवाज़ा भी देखा, लेकिन उसके देखने भर से कुछ नहीं था। उसने कहा कि यहाँ के सारे नक्शे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चोरी थी कि वो अकेला कर नहीं सकता था, और अभी तक वो अकेला है, बस उसके दिमाग में ये सारी साजिश चल रही है। तो उसने कहा कि यहाँ के नक्शे और वो सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब सवाल ये है कि कैमरा अलाउड नहीं है, आप मोबाइल ले नहीं जा सकते, तो फिर कैसे? फिर उसने उसका एक तरीका निकाला। उसने मार्केट से एक पेन ख़रीदा, एक पेन कैम, वो पेन जिसमें कैमरा होता है हाई रेजोल्यूशन का। और वो शुरू से ही जब उसने ये ऑफिस ख़रीदा, हर चीज़ उसके जहन में पहले से थी। वो हमेशा शर्ट पहनकर अपने ऑफिस जाया करता इस डायमंड सेंटर में, और शर्ट भी वो जिसके अंदर जेब हो। और पहले दिन से ही जब वो जा रहा था तो उस अपनी पॉकेट में शर्ट के एक पेन रखता था। अब धीरे धीरे वहाँ वो सब कुछ जान पहचान हो गई। उसके बाद इसने कहा कि अब तस्वीर खींचने के लिए सिर्फ एक पेन कैन ही काम आ सकता है। इसके बाद उसने एक कैमरा वाला पेन खरीदा। अब उसको पहले दिन शर्ट में वही लगाया, कैमरा ऊपर की तरफ है। चूँकि सारे सिक्योरिटी गार्ड जानते हैं, सब कुछ सभी जानते हैं, और डेली जब आपको देखते हैं आप क्या पहनते हो, ये तो एक ही वेशभूषा, एक ही चीज़, चौंकता कोई नहीं है। पेन भी उसकी जेब में रहती है। तो अब कैमरा वाला पेन लेकर दाखिल हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। वो आराम से अपना काम किया। उस दिन कुछ काम यूज़ नहीं किया पेन का। अब उस पेन के साथ आता। अब धीरे धीरे उसने पेन से फोटोग्राफ लेने शुरू किए। वो इधर उधर घूमता, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती, वीडियो भी था उसमें। इसके बाद अब वो वॉल्ट की तरफ जाने लगा। अब लेकिन वॉल्ट में जाने के बाद जितनी आप बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते, तो कैसे वहाँ के सारी चीज़ें ने, उसने तस्वीरें तो ले ली, तो उसे पता चला कि इसका एक कोड है दरवाजे का, जो 0 से 99 के बीच में
4 डिजिट का एक कोड है, लेकिन वो कोड क्या है पता नहीं, और उस कोड से ही वो दरवाज़ा खुलता है पहला, और अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, गलत कोड डाला, तो फिर अलार्म सेंसर सब बच जाएगा, सब चौकन्ने, फिर तो सीधे गोली भी पड़ सकती है। तब ये घूम रहा है, लेकिन कोड जो है वो वहाँ का जो मेन सिक्योरिटी इंचार्ज है, जब भी किसी को ज़रूरत होती है अंदर जाने के लिए, किसी शॉपकीपर को, किसी को, वही खोलता है। अब वो जब खोलता है तो दिखता नहीं है, इसके पेन में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये बड़ा परेशान कि सब कुछ तो हो गया, कोड का क्या करें। फिर इसने एक तरीका अपनाया। शाम को अक्सर जब सारे लोग चले जाते और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, बत्तियां बुझा दी जाती, सेंसर सारे बस और अलार्म ऑन रहते, तो ऐसे वक्त में उसने एक चीज़ देखी कि उस गेट के सामने एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई होता है ऐसे रूफ टाइप चीज़ें, तो वहाँ एक स्पेस था जिसके ऊपर उस पेन को रखा जा सकता है, और वहाँ से उस एंगल से अगर कोई वो दबाता है नंबर कोड, तो वो नंबर दिख सकता है। एक रोज़ मौका पाती उसने देखा कोई नहीं, और उसने पेन को ऊपर रख दिया और रख कर चला गया। नेक्स्ट डे आया, आने के बाद फिर थोड़ा लेट हुआ ताकि अंधेरा हो जाए। उसने पेन उठाया, वापस गया, कोड उस पेन में कैद हो चुका था जो सिक्योरिटी गार्ड ने डाला था। अब ये भी हो गया। अब धीरे धीरे उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, कौन सा है, कहाँ पर है। अब उसे लगा कि इस काम में बाकी लोगों को शामिल करना चाहिए। इसके बाद ऐसे लोगों की इसने तलाश शुरू की। 4 लोग इसे मिले, और चारों अलग अलग फील्ड के माहिर। उन चारों को इसने अपनी पूरी प्लानिंग बताई, और चारों इस काम को करने के लिए राजी हो गए। ये जो 4 लोग थे, इन चारों के इसने कोड नेम रखे थे। आपको याद होगा मनी हिस्ट जैसे शहर के नाम पर रखा था, तो इसमें भी इसने हर एक के अलग अलग नाम रखे थे। और वो नाम कुछ ऐसे थे कि एक का नाम था मॉन्स्टर, एक का नाम था स्पीडी। स्पीडी वो शख्स था जो इलेक्ट्रीशियन भी था और ऐसी चीज़ों को अलार्म वलार्म इन सबको डिसअलार्म करने में माहिर था, और बहुत तेज़ी से, इसलिए इसका नाम रखा था इसने स्पीडी। द मॉन्स्टर ये काफ़ी हेवी था, मतलब कद-काठी से भी मजबूत था, और ड्राइविंग भी बड़ी अच्छी आती थी, भाग सकता था, और ये ताले वाले का भी थोड़ा एक्सपर्ट था, ऑलराउंडर था। एक था द जीनियस। जीनियस का काम था खासतौर पर, एक तो अलार्म वाला हो गया था स्पीडी, सेंसर को खराब करना या रोकना, तो तीसरा जीनियस, और चौथा था द किंग ऑफ की, चाबियों का राजा। ये सबसे ओल्ड मैन था, इसकी उम्र होगी करीब 60 साल। दुनिया का कहते हैं कि कोई भी ऐसा ताला नहीं जो किंग ऑफ की नहीं खोल सकता। तो ये चारों अपने अपने काम के महारथी, और इन चारों को उसने कहा कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी, कामयाब हो गए तो 7 पुश्ते हमारी बैठ कर खाएंगे, लेकिन हमें काबिल लोग चाहिए। इन चारों को उसने सिलेक्ट किया। अब ये 4 और लियोनार्डो 5। अब इनको चाहिए था एक और लोकल शख्स जिसकी शहर के अंदर एक तिजोरी का शॉप हो। ढूंढना शुरू किया गया। एक लालची मिला और उसके पास सारी तिजोरियां थी। उसने उसको भी अपने इस काम में शामिल किया, लेकिन ये नहीं बताया कि काम करना कब है। अब इसके बाद जो उसके पेन में सारी तिजोरी की तस्वीरें और वीडियो कैद हुई थी, वो सारी चीज़ें उसने उनको दिखाया उस तिजोरी एक्सपर्ट्स को। उसके बाद उसका एक रिप्लिका, एक बिल्कुल हूबहू वैसी ही एक तिजोरी तैयार हुई, विशालकाय स्टील की, एक बड़े से गोदाम में। गोदाम के अंदर वो तैयार किया गया उसी वीडियो और तस्वीरों के जरिए। एक रोज़ जब लियोनार्डो पहली बार पहुंचा उस तिजोरी को देखने, तो चौंक उठा। उसका कि वो सचमुच उस रियल तिजोरी के पास खड़ा है। अब उसमें यह हुआ कि सारे नंबर लगाए गए, वैसे ही कि आध घंटे से पहले वो ड्रिल से कटेगी नहीं। अब इन चारों महारथियों को कहा गया कि तुम इस तिजोरी के साथ खेलो, और अब आगे का काम तुम्हें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे इनको टाइम जाता था कि कितने टाइम में तुम खोलोगे, तोड़ोगे, सेंसर को तुम बेकार करोगे, अलार्म को तुम रोकोगे, और ये सारी चीज़ें उस जगह पे फिट की गई। मतलब हूबहू वैसी ही सारी चीज़ें तैयार कर ली गई, बिल्कुल रियल सेट टाइप। सब कुछ हो गया। कई बार इन लोगों ने रेकी कर ली। इन सारी चीज़ों में 3 साल बीत गए। लियोनार्डो ने इन 3 सालों में कुछ नहीं किया। इन्वेस्ट किया, उसी डायमंड सेंटर में अपनी एक ऑफिस ली, और बस उस तिजोरी और उन जगहों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता रहा। 3 साल बीत गए, सारी तैयारियां पूरी हो गई। अब इसके बाद बारी थी इस चोरी की, दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड की चोरी की।
यहाँ पे ज़्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड और वो थे इस बेल्जियम के उसमें यहूदी लोग ज़्यादा थे। उनकी ख़ास एक प्रेयर और बाकी चीज़ों का टाइम होता था रात के वक्त, और सैटरडे संडे बहुत ही कम गार्ड होते। उसकी वजह थी इस पूरी बिल्डिंग में सिक्योरिटी सिस्टम इतनी ज़बरदस्त थी, अलार्म हो, सेंसर हो, तिजोरी का गेट इतना कि कोई खोलने का सवाल ही नहीं है। तो सब बेपरवाह मतलब बेफिक्र थे कि यहाँ कभी कोई चोरी नहीं होगी। तो सैटरडे की रात चुनी गई। उस वक्त ख़ास ये जो कुछ यहूदी जो गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे होते थे उनकी एक ख़ास रूटीन थी कुछ अपना धार्मिक वो करने की। तो सैटरडे की रात चुनी गई। तारीख थी 15 फरवरी 2003, 15 फेब 2003, सैटरडे की नाइट। लियोनार्डो ने एक कार ली और उस कार में वो इस बिल्डिंग के थोड़ी दूरी पर खुद बैठा हुआ है। बाकी उसके 4 साथियों को, स्पीडी, द मॉन्स्टर, जीनियस और द किंग ऑफ की, इनको इस डायमंड सेंटर में दाखिल होना है। डायमंड सेंटर में आप दाखिल कैसे हो, तो उसके लिए भी पूरी रैकी की गई। डायरेक्ट घुस नहीं सकते थे आप, क्योंकि पहले ही स्टेप से आप कैमरे के सामने आ जाते हैं। इस डायमंड सेंटर के ठीक बराबर में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में फासला बहुत कम था। उस बिल्डिंग पे एक पाइप जैसी चीज थी इस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए। तो ये दूसरी बिल्डिंग में गए और उस बिल्डिंग से फिर उस पाइप के सहारे इस डायमंड सेंटर की बालकोनी में पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद अब इनको अंदर दाखिल होना है। अंदर दाखिल होना है और ये भी पता है कि सेंसर है और लाइट है। तो सबसे पहले जो ये तय हुआ था वो ये कि अंदर दाखिल होते ही आपको सबसे पहले उस जगह की लाइट बंद करनी है जहां पर तिजोरी है, नीचे दो मंजिला है, और उस लाइट को बंद करने के लिए एक खिड़की खोलनी थी और उस खिड़की से इनको अंदर दाखिल होना था और फिर नीचे जाना था। अच्छा, इस पूरी रेकी और ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि चूंकि जहाँ पे वॉल्ट रखा हुआ है वहाँ पे लाइट जल रही है और लाइट के साथ कैमरा भी अंदर। तो अगर आप वॉल्ट तोड़ भी लेते हैं और घुसते हैं तो सीधा सीधा आप कैमरे में कैद हो जाएंगे और जो मॉनिटर कर रहा है वो आपको देख लेगा। तो ये हुआ कि अंधेरे में ही वॉल्ट खोलना है, अंधेरे में ही सब कुछ करना है। उसकी इन्होंने प्रैक्टिस की अंधेरे में, इसलिए कि जहाँ पे वॉल्ट है वहाँ पे रोशनी नहीं होगी, पहले ही बंद कर दी जाएगी। अब सब कुछ चूँकि इनके पास सेम नकली वैसी ही तिजोरी थी तो ये अंधेरे में ही उसको घुमाते, अंधेरे में उसके कोड डालते, सब कुछ अंधेरे में। तो इन्होंने यही किया, उस खिड़की से घुसे। सबसे पहले वहाँ पे जो सेंसर था इन्होंने अपने साथ एक तो ये हेयर स्प्रे लेकर गए थे और इन्हें पता था कि जो बॉडी टेम्परेचर और बाकी चीज़ों के जो वो है वो अगर हेयर स्प्रे डाले तो उसमें ऑयल और बाकी चीज़ें होती है वो काम करना बंद कर देता है। इसके बारे में इन्होंने पूरी टेक्निकल नॉलेज ली थी। तो पहले अंदर घुसे। जो सबसे पहली चीज़ थी, पूरा चेहरा सामने नहीं लाया, एक कैमरा था, उस कैमरे पे इनके हाथ में एक बैग जैसी चीज़ थी, उस कैमरे के ऊपर डाला। कैमरा बंद। अब ये अंदर दाखिल होते हैं, मतलब ये दिख नहीं रहा है। अंदर दाखिल होते ही इन्होंने अब सबसे पहले जो इस हेयर स्प्रे अपने साथ लेकर आए थे वो सेंसर के पास उससे नज़दीक पहुंचकर उस पर डालते जाते हैं। सेंसर काम करना बंद करता जाता है। ठीक यही अलार्म के साथ करते हैं। उसके बाद ये नीचे पहुंचते हैं। नीचे सामने तिजोरी थी जिसकी ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके थे। कोड इन्हें मालूम था, पेन के जरिए कोड से तिजोरी खोलते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि अंदर एक और दरवाज़ा और उस पर 1 फुट की चाबी, द किंग ऑफ की, उसके लिए पहले से तैयार था। थोड़ी सी कोशिश करता है, दुनिया का कोई ताला नहीं था जो उससे न खुले, वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। इसके बाद अब ये अंदर दाखिल होते हैं। अंदर भी सेंसर है, अलार्म है। वहाँ पर भी बहुत ही खामोशी से, बिना करीब आए, ताकि बॉडी के हीट से ही वो बजने लगे, तो अपने आप को दूरी रखकर वो स्प्रे मारा, उसको भी बंद किया। सारे सिस्टम जो अलार्म के थे इसको बेकार किया और अब अंदर सारे लॉकर थे। इन्होंने लॉकरों को खोलना शुरू किया। लॉकर में से जितने भी हीरे, गोल्ड, ये सब निकाला, अपने साथ बैग वैग भी लेकर आए थे, उसमें भरा। करीब 1 घंटा पूरा लगा, 60 मिनट। 60 मिनट के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं, उसी बालकोनी के रास्ते फिर बाहर नीचे उतरते हैं। नीचे लियोनार्डो इनकी इंतज़ार इनका कर रहा था कार में। ये चारों पहुँचते हैं बैग के साथ, कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद क्या प्लानिंग, अभी तक किसी को पता नहीं है कुछ क्या है। वहाँ से निकलने के बाद आप चारों हाईवे की तरफ जाते हैं ताकि बेल्जियम की इस जो डायमंड सिटी सेंटर था इसे दूर जाए।
करीब सुबह के 5:30 बजे थे जब ये लोग वहां से निकले थे, 5:30। उसके बाद शहर पे चहल पहल शुरू हो जाती। तो वहां से निकलने के बाद अब ये सब हाईवे पे जाते हैं। हाईवे पे जाने के बाद एक कैफे में जाते हैं, भूख भी लगी, पूरी रात कुछ खाया नहीं, 5 सैंडविच खरीदते हैं। सैंडविच खरीदने के बाद और इसका बिल देता है लियोनार्डो, बाकायदा पर्ची कटती है, उसमें नाम वाम सब कुछ आता है जो उसने पे किया। अब वहाँ से फिर ये निकलते हैं, एक रास्ते में सुनसान जगह आती है, गाड़ी रुकती है। फिर ये तय होता है कि हम लोगों ने जो चोरियाँ की हैं, चूँकि चेहरा भी ढका हुआ है सब कुछ, तो जो कपड़े पहने थे, अच्छा अंदर जाकर कोई DNA या फिर फिंगरप्रिंट ना छोड़ दें, उसके लिए प्लास्टिक के उन्होंने दस्ताने और बाकी सारी चीज़ें पहन रखी थी। तो कहा उन सारी सबूतों को जला देते हैं ताकि किसी के हाथ कुछ ना आए। तो हाईवे के किनारे एक झाड़ियाँ जंगल थी, लियोनार्डो और उसके सारे साथियों ने सब कुछ जला दिया। एक इसमें जो शख्स था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद सदमे में था कि इतनी बड़ी चोरी कर ली। तो ये सब जलाकर चले आए। उससे कहा कि तुम भी जला कर आओ। इसने कहा आता हूँ। आधा सैंडविच जो है इसने खाया नहीं, वहीं पे छोड़ दिया, और बाकी कुछ चीज़ें जलाई, कुछ इसने छोड़ दिया। इसको जल्दी भागना था और कुछ घबराहट हो रही थी। इसने कहा इस जंगल में आकर इन चीज़ों से कौन हमारा पता लगाएगा, और उसे बिना जलाए हुए वहाँ से निकल गया, चला गया। अब ये लोग सब अलग अलग। अब इत्तेफाक से सुबह हुई, इस चोरी की खबर पूरे देश में पता चला। 8 अरब रुपए के डायमंड चोरी हुए थे, और डायमंड के साथ कुछ गोल्ड थे और कुछ स्टोन थे बहुत महंगे। 8 अरब रुपए, 8 अरब, पता नहीं कितने जीरो लगते हैं। अब हंगामा मच गया। ये लगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन तो बर्बाद हो गए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। CCTV कैमरे से रात और सुबह के वक्त की उन सारी गाड़ियों को चेक किया गया। तो एक गाड़ी इनको सस्पेक्ट लगी, वही जिसमें ये थे। उस गाड़ियों को खंगाला गया तो पता चला कि ये हाईवे की तरफ गई। फिर उसके जरिए पुलिस उस रेस्तरां तक पहुंची जहां से सैंडविच खरीदा गया। उस रेस्तरां में जब पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने खरीदा उसका कुछ है। तो वहाँ एक पर्ची मिली, जो इन्होंने सैंडविच खरीदी उस पर लियोनार्डो का ही नाम और पता लिखा हुआ था। अब पुलिस उसके बाद उस आगे की गई कि देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। उन झाड़ियों तक भी पहुँच गई। वहाँ से इनको कुछ जो नहीं जले थे, जो एक ने गलती की, वो बाकी चीज़ें मिल गई। वो सारी चीज़ें उठाई। इसके बाद पुलिस अब सीधे, चूँकि नाम पता मिल चुका था, लियोनार्डो के घर पहुँच गई। वो था, उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई। वो लगातार मना करता रहा। पुलिस ढूंढती रही। आखिरकार अदालत ने लियोनार्डो को 10 साल की सजा सुनाई। लेकिन पूरे कैद के दौरान उसने एक बार भी अपने बाकी 4 साथियों का नाम नहीं लिया कि वो कौन, और उनमें से कुछ ही डायमंड, मतलब 8 अरब में से पुलिस रिकवर कर पाई। बाकी का आज तक, मतलब 20 साल हो गए, सुराग नहीं मिला। और कमाल की बात यह कि इन 20 सालों में कभी भी लियोनार्डो ने अपने चारों साथियों का नाम नहीं बताया। जब भी बताया, कई कुछ जर्नलिस्ट जेल में उससे मिलने गए, और उस जेल में उसने बहुत सारे लोगों को झूठी सच्ची कहानी सुनाई। लेकिन एक कहानी उसकी कॉमन थी। उसने कहा कि मैं अपने चारों साथियों के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके नाम बताऊंगा। और वो जब भी नाम बताता तो यही बताता, स्पीडी, मॉन्स्टर, जीनियस, द किंग ऑफ कीज। ये उसने निकनेम रखा था, जैसे मनी हाइस्ट में। बाद में उसने एक और लाइन कही, जब ये कहा गया कि 8 अरब की चोरी की है तुमने। उसने कहा नहीं, मैंने शायद 18-20 मिलियन उस वक्त था, उसके डायमंड थे, लेकिन ये मैंने चोरी नहीं की। उसका कहना है कि एक बड़े डायमंड बिजनेसमैन जिनका अपना शॉप था इस डायमंड सेंटर में, उन्होंने मुझसे ये चोरी करवाई ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकें, ये दिखाकर कि कुछ लाख डॉलर के डायमंड चोरी हुए और वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सके। हालांकि उसके इस जो इल्ज़ाम है उसकी कभी सच्चाई सामने नहीं आ पाई। लेकिन सच्चाई ये है कि आज लियोनार्डो अपनी सज़ा काट के बाहर आ चुका है, बट 4 साथियों का आज भी कोई सुराग नहीं है। बाकी के डायमंड कहाँ हैं, आज भी सुराग नहीं है। और उन पैसों का क्या हुआ, इसके बारे में भी आज भी पता नहीं है। कहते हैं ये 21वीं सदी में हीरे की चोरी का सबसे बड़ा मामला है। तो ये थी आज की कहानी। इस वीडियो के उद्देश्य समझ में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं।
दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों आज के वक्त के जिस दौर से हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा हमारे में कोई नहीं जानते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इतना आने वाला पल की कदमों की हाट को जरूर नाप सकते हैं। इसमें हम आपकी मदद करेंगे क्राइम की दुनिया की छोटी बड़ी सारे खबर पहुंचाकर आप तक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को